हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक बहुत ही अंडररेटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। दिस स्टॉक इज गोइंग थ्रू अ फंडामेंटल चेंज। मैनेजमेंट हर एक उस बिजनेस सेगमेंट को बंद कर रही है जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी लो है। दे आर मेकिंग देयर बिजनेस एसेट लाइट। अब ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है। इस तरीके के टर्न अराउंड स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है। आज हम जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिस स्टॉक की पिटाई 2017 से लगातार हो रही है। होपफुली अच्छे दिन इस स्टॉक के आने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि प्लीज प्लीज मेरी या किसी और की वीडियो देखकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। जब भी आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो पहले अपनी ड्यू रिसर्च कीजिए, समझिए बिजनेस को, और फिर उसके बाद ही किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 मेजर रीजन है जो इस स्टॉक को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। रीजन नंबर 1, मैनेजमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो एसेट हैवी बिजनेस है उनको रन डाउन कर रही है। यानी वो बिजनेसेस जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, उन बिजनेसेस को कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रही है। दे आर नाउ फोकसिंग ऑन एसेट लाइट बिजनेसेस जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर है, जिसकी वजह से फ्यूचर में कंपनी की ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगी। तो रिटर्न मैट्रिक्स सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट है। रीजन नंबर 2, कैश। जैसे जैसे बैलेंस शीट हैवी बिजनेसेस रन डाउन हो रहे हैं, मैनेजमेंट की बैलेंस शीट के ऊपर कैश जनरेट हो रहा है। आज के दिन में कंपनी की बैलेंस शीट पर लगभग 5200 करोड़ के आसपास का कैश है, जो अगले 2 से 3 साल में 2 से 3 हजार करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा। इस पैसे को मैनेजमेंट कहां पर इन्वेस्ट करेगी? एक तो एसेट लाइट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं ज्यादा बेटर है। उसके बाद मैनेजमेंट इस पैसे को डिविडेंड के तौर पर इन्वेस्टर को देगी। तीसरा रीजन जो इस स्टॉक को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है वो है वैल्यूएशंस। आज के दिन में कंपनी की मार्केट कैप हम देखते हैं तो वो लगभग 13,500 करोड़ के आसपास की है। कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आज के दिन में 5,000 करोड़ के आसपास का कैश है, और 2 से 3 हजार करोड़ का कैश अगले 2-3 साल में आ जाएगा। यानी 8,000 करोड़ का कैश और 13,500 की पूरी मार्केट कैप। तो नेट मार्केट कैप कंपनी की कितनी हो गई? 13,500 करोड़ माइनस 8,000 करोड़, या चलो 7,000 करोड़ मान लेते हैं। आज के दिन में ये कंपनी हमें 6,000 करोड़ के आसपास मिल रही है। डील बिल्कुल बुरी नजर नहीं आ रही, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें नजर आ रहा है। मैं अगली सेगमेंट में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट है इस बिजनेस के। उसके बाद शायद आपको वैल्यूएशन कहीं ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। वैल्यूएशन के लिए लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आप स्किप कर सकते हैं। जेएम फाइनेंशियल के बिजनेसेस को मैं 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली मेन कैटेगरी है कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस। कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट होती है बॉन्ड मार्केट, शेयर्स मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। इसकी जरूरत कंपनीज को पैसा रेज करने के लिए होती है। किसी भी बिजनेस में अगर पैसा रेज करना है तो हम कैपिटल मार्केट के थ्रू पैसे रेज करते हैं, फंड रेज करते हैं, ताकि बिजनेसेस चलाए जा सके। जेएम फाइनेंशियल्स अपने क्लाइंट्स की हेल्प करती है कैपिटल रेज करने में फ्रॉम कैपिटल मार्केट। इस धंधे के अंदर जेएम फाइनेंशियल इज अ मार्केट लीडर, और ये इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है जो ये पिछले 20-25 साल से लगातार किए जा रहे हैं। अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ लेके आना है, या क्यूआईपी लेके आना है, या एफपीओ लेके आना है, या फिर बॉन्ड्स रेज करने हैं, उनको जेएम फाइनेंशियल जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जरूरत पड़ती है। जेएम फाइनेंशियल अपनी सर्विसेज के बदले में फी इनकम कमाती है। उसी तरीके से अगर किसी कंपनी को मर्जर्स करनी है, एक्विजिशंस करनी है, तो उनको अगेन जेएम फाइनेंशियल की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहां पर अगेन जेएम फाइनेंशियल इज अ मार्केट लीडर। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज में भी डील करती है। यानी किसी भी म्यूचुअल फंड को, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को, या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो उनकी हेल्प करती है। रिसर्च रिपोर्ट लेके आती है। ऑलमोस्ट 300 के आसपास कंपनीज हैं जो आज के दिन में जेएम फाइनेंशियल्स की रिसर्च के अंडर है। बहुत एसेट लाइट बिजनेस है, क्योंकि यहां पर कोई भी जो इनका क्लाइंट है, उनको पैसे रेज करने हैं, उनको पैसा जेएम फाइनेंशियल नहीं देती, बल्कि वो हेल्प करती है कहीं और से पैसा रेज करने में। अपनी फी इनकम लेके निकल जाते हैं, तो इस वजह से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत अच्छी होती है। समस्या जब आती है जब आप अपना पैसा मार्केट में डालते हो, किसी क्लाइंट को देते हो, तो वो आपका एसेट हैवी बिजनेस हो जाता है, जिससे बैलेंस शीट बहुत हैवी नजर आने लग जाती है। यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट है अपने एम्प्लॉइज के अंदर, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है जो बड़ी बड़ी डील्स को क्लोज कर सकती है। इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, और पिछले 20-25 साल से जेएम फाइनेंशियल्स ने अपनी लीडरशिप मेंटेन की है इस डिवीजन के अंदर। हाउएवर, ये बात ध्यान रखिएगा कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सिक्लिसिटी इन दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि आईपीओज और क्यूआईपी कब आते हैं सबसे ज्यादा?
जब शेयर मार्केट धड़ाधड़ हाई पे हाई पे हाई पे हाई बना रही हो। यानी बुल मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो QIPs लेके आती हैं, IPOs लेके आती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा रेज किया जा सके। लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आती है, ये IPOs कम हो जाते हैं, QIPs कम हो जाते हैं, तो फी इनकम JM फाइनेंशियल जैसे बिजनेसेस की भी कम हो जाती है। तो जब भी शेयर मार्केट ऊपर जा रही होगी, JM फाइनेंशियल के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी आर्म्स बहुत अच्छा करेंगी। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे जाने लग जाएगी, उनके फाइनेंशियल्स पे डी ग्रोथ भी नजर आने लग जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एक और सेगमेंट है जहां पर JM फाइनेंशियल इस कैपिटल मार्केट के सेगमेंट में एक्टिव है, वो है प्राइवेट मार्केट। देखिए, जब IPO और QIP होते हैं, उस समय आपने पैसा रेज किया है पब्लिक से। उसके अलावा कॉर्पोरेट्स पैसा प्राइवेट मनी से भी रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डर है, ठीक है, उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आना है, तो वो क्या करेगा, वो कैपिटल रेज करने की कोशिश करेगा, और वो कैपिटल पब्लिक मार्केट से रेज नहीं करना चाहता, यानी शेयर से नहीं करना चाहता, IPO से नहीं करना चाहता। तो वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए, कैपिटल लेने के लिए। अब इतने बड़े जो लोन्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की लोन्स हो जाते हैं। सपोज कीजिए JM फाइनेंशियल्स की जो आज के दिन में बैलेंस शीट है वो 10,000 करोड़ की है, और उन्होंने एक बिल्डर को लोन दे दिया 1,000 करोड़ का, और वो लोन आज से 5 साल के बाद डिफॉल्ट हो गया, तो उनकी बैलेंस शीट पे इमेजिन कीजिए कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। तो दीज काइंड ऑफ लोन्स आर वेरी रिस्की लोन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि JM फाइनेंशियल्स अब ये रिस्की लोन्स, जो एसेट हैवी लोन्स हैं, उनको नहीं करना चाहती, तो वो फोकस कर रहे हैं सिंडिकेशन के ऊपर। सिंडिकेशन का मतलब क्या है कि एक बिल्डर जिसको एक बहुत बड़ा लोन लेना है, उसे लोन सिर्फ एक एंटिटी नहीं दे रही, बल्कि 10 एंटिटीज मिलके दे रही हैं। यानी अगर 1,000 करोड़ का लोन उनको चाहिए, 100 करोड़ का लोन SBI ने दे दिया, 100 करोड़ का लोन JM फाइनेंशियल ने दे दिया, 100 करोड़ का लोन बजाज फाइनेंस ने दे दिया। ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने अपने पैसों को पूल किया और फिर एक सिंगल लेंडर को पे कर दिया। अब आप पूछेंगे कि इतना रिस्की लोन होता है तो ये कंपनीज करना ही क्यों चाहती हैं? उसका रीजन ये है कि यहां पर इनको जो यील्ड है वो कहीं ज्यादा बेटर मिलती है। हायर द रिस्क, हायर द गेन। तो जो प्राइवेट कैपिटल में आज के दिन में JM फाइनेंशियल फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है इस प्राइवेट सिंडिकेशन टाइप लोन्स के अंदर। पैसे फंड करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे आपने PE फंड से पैसा रेज कर लिया, या फिर रीट्स के थ्रू पैसा रेज कर लिया। रिमेंबर, यहां पर JM फाइनेंशियल बहुत कम पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बुके ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया जाए जिसके थ्रू ये फी इनकम कमा सके। यहां पर खुद का पैसा बहुत ज्यादा इस बिजनेस में ना डाला जा सके। जो ये सेगमेंट है, ये बहुत बड़ी सेगमेंट नहीं है। इनफैक्ट आज के दिन में ये लॉस मेकिंग भी है। 2025 में ये लॉस मेकिंग सेगमेंट थी। तो मैनेजमेंट इसको लेकर बहुत ज्यादा होपफुल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनकी एक्सपर्टीज है, पिछले 15 साल से ये जो रियल एस्टेट प्लेयर्स को, बिल्डर्स को लोन दे रहे हैं, वो एक्सपर्टीज इनकी खराब ना हो। बजाय कि ये उन रियल एस्टेट प्लेयर्स को डायरेक्टली लोन देने के, ये फी इनकम कमाएं। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट इन द फ्यूचर। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि डाउन साइकिल में इस जो सेगमेंट है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। IPOs और QIP तो डाउन साइकिल में नहीं आते, लेकिन पैसों की जरूरत तो कॉर्पोरेट्स को हमेशा रहती है। तो चांसेस ये हैं कि जो ये प्राइवेट मार्केट है ना, वो उतना बुरा परफॉर्म नहीं करेगी इन डाउन साइकिल्स टू। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस सेगमेंट की, बैलेंस शीट हैवी बिजनेसेस। ये वो बिजनेसेस हैं जहां पर JM फाइनेंशियल्स खुद अपना पैसा अपने क्लाइंट्स को देती है। समझिए, जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस था, वहां पर वो फी इनकम कमा रहे थे, लेकिन यहां पर JM फाइनेंशियल अपना खुद का पैसा अपने क्लाइंट्स को दे रही है और उससे मुनाफा कमा रही है। अब देखिए, लोन देना बहुत आसान होता है, लोगों को बांटते रहो, लेकिन उसको वापस लेना पैसे को, वो सबसे बड़ी समस्या है। JM फाइनेंशियल 2 तरीके से लोन देता है। पहला तो होलसेल मोर्टगेज लोन्स हैं। ये वो वाले लोन्स हैं जो बल्क में आप बड़े लोन्स किसी बिल्डर को देते हैं, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, या फिर किसी बिजनेस की अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग करते हैं। सबसे रिस्की लोन्स हैं, इसीलिए मार्केट इन लोन्स को बहुत ज्यादा इज्जत की नजर से नहीं देखती। यहां पर आपको यील्ड बहुत अच्छी मिलती है, पैसा भी अच्छा बनता है, लेकिन अगर एक लोन भी खराब हो जाता है तो आपकी पूरी बैलेंस शीट पर इंपैक्ट दिखाई देने लग जाता है। तो इसीलिए इस तरीके के लोन्स बहुत ज्यादा रिस्की कंसिडर किए जाते हैं। आज के दिन में इनके पास लगभग 4,000 करोड़ की होलसेल मोर्टगेज की बुक है, जिसको ये लगातार जल्दी जल्दी रन डाउन कर रहे हैं, यानी नए लोन्स ये यहां पर नहीं दे रहे। जैसे जैसे अपने होलसेल मोर्टगेज बिजनेस को ये रन डाउन कर रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट के ऊपर कैश भी जमा हो रहा है, क्योंकि जो लोन वापस आ रहे हैं वो दोबारा ये लोन में नहीं दे रहे, तो बैलेंस शीट में आहिस्ता 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 कैश इंक्रीज हो रहा है। आज के दिन में 5,200 करोड़ के आसपास इनकी बैलेंस शीट के ऊपर कैश पड़ा है।
जो अगले 2 से 3 साल में शायद 2 से 3 हजार करोड़ से और इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, ये बात समझिए, जो फी इनकम है ना, वो सबसे अच्छी इनकम है। अगर एक्स ने पैसा इन्वेस्ट किया वाई के अंदर विद द हेल्प ऑफ जेएम फाइनेंशियल्स, तो जेएम फाइनेंशियल सिर्फ कमीशन कमाता है, सिर्फ फी इनकम कमाता है। अगर वो पैसा वापस आता है तो भी अच्छा, अगर वो पैसा एक्स को वापस नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो फी इनकम कमा ली। सबसे अच्छा धंधा है, कोई रिस्क नहीं है, आप अपनी फी लेकर साइड में बैठ जाइए। इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जो होलसेल मोर्टगेज के बिजनेस में ना, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत खराब है, बहुत खराब। इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि इस बिजनेस को हम रन डाउन करेंगे। और मार्केट पिछले 7 साल से जो इस कंपनी को अच्छी वैल्यूएशंस नहीं दे रही थी, वो शायद इसीलिए नहीं दे रही थी क्योंकि होलसेल मोर्टगेज की बुक बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास पैसा इनका मोर्टगेज लैंडिंग में, होलसेल लैंडिंग में ही अटका हुआ था। दूसरा पार्ट, अगर बैलेंस शीट हैवी बिजनेसेस की बात करूं तो वो है रिटेल मोर्टगेज। पिछला था होलसेल मोर्टगेज, यहां पर रिटेल मोर्टगेज की बात करते हैं, जहां पर कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स दे रही है, जैसा आवास, एप्टस, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट जैसी कंपनीज देती हैं। यहां पर टिकट साइज ऑफ लोन बहुत छोटा होता है, 10 लाख के आसपास का आपका एवरेज टिकट साइज है लोन का। यानी 1, 2, 3, 5 या 10 लोन्स भी अगर खराब हो गए तो आपकी बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से कंपनी के यहां पर जीएनपीएस 1% से भी कम है, 0.9% के आसपास है। यहां पर कंपनी की यील्ड लगभग 13.3% के आसपास है और स्प्रेड्स लगभग 4.6% के आसपास है। उसके बाद अगर मैं रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करूं तो वो 2.5% के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी आज के दिन में 8.5% के आसपास नजर आती है। अब आप बोलोगे कि 8.5% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी तो कुछ भी नहीं होती, इतना रिटर्न तो हम बैंक की एफडी करवा लेते हैं, उसमें मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर आप फ्यूचर को देखिए कि फ्यूचर में रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होने वाली है। मार्केट आपको तभी रिवार्ड करेगी, शेयर प्राइस को तभी रिवार्ड करेगी जब कोई कंपनी कम आरओई बिजनेस से इंप्रूव करके हाई आरओई बिजनेस में चली जाती है, जब शेयर मार्केट आपको सबसे ज्यादा रिवार्ड करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इंप्रूवमेंट के स्कोप हैं, खासकर कंसीडरिंग कि जो रेट की साइकिल है वो अगेन रिवर्स हो रही है, आरबीआई अपने रेट्स को कट करना शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-2 साल जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है उनके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस बारे में मैंने आपसे पहले भी कई वीडियोस में बात की है। और उसके अलावा इनका एयूएम यहां पर सिर्फ 2800 करोड़ के आसपास है, जिसको ग्रो करना रिलेटिवली इजी है इन कंपैरिजन टू उन अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज जहां पर एयूएम 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ के आसपास हो गया है। क्योंकि जब आपके पास छोटा बेस होता है तो उसको आप बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि जो जेएम फाइनेंशियल का ट्रैक रिकॉर्ड है ना मोर्टगेज लेंडिंग में, वो बहुत कंजर्वेटिव रहा है। इनके बहुत ज्यादा लोन्स खराब नहीं हुए हैं। पास्ट में भी अगर हम देखेंगे, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम की बात हो या कोविड के टाइम की बात हो या फिर हम आईएलएफएस वाले क्राइसिस के टाइम की बात हो, उस समय इनके बहुत सारे लोन खराब नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ने लेंडिंग की है ना, वो बहुत कंजर्वेटिव तरीके से की है। उसके बाद 87% ऑफ देयर बुक के अगेंस्ट इन्होंने प्रोविजनिंग करके रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेएम फाइनेंशियल फ्यूचर में अपने रिटेल मोर्टगेज के बिजनेस को बहुत रैपिडली ग्रो कर सकता है, अपने आरओए को इंप्रूव कर सकता है और आरओई को भी इंप्रूव कर सकता है फ्रॉम 8.5% टुडे टू शायद 14-15% इन द फ्यूचर, ऐसा मुझे लगता है। बैलेंस शीट हैवी बिजनेसेस की बात करूं तो इसमें इनकी एक और बिजनेस डिवीजन है जहां पर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। यानी ये बैंक्स के पास जाते हैं और उनसे वो लोन्स खरीद लेते हैं जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। सपोज कीजिए बैंक ने एसबीआई ने लोन दे रखा है किसी एक्स कंपनी को, वो एक्स कंपनी अब दिवालिया हो गई, तो एसबीआई क्या करेगा, उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनको अपने पास ले लेगा। अब जेएम फाइनेंशियल जैसी कंपनी एसबीआई के पास जाएगी और कहेगी कि ये जो एसेट्स आपके पास पड़े हैं ना, इन्हें 1000 करोड़ में मुझको दे दो, मैं इस कंपनी को टर्न अराउंड करूंगा और किसी इन्वेस्टर को बेच दूंगा, जिस प्रोसेस में 500, 700 या 1000 करोड़ में और कमा सकता हूं। एसबीआई को क्या फायदा है? एसबीआई को यह फायदा है कि उनको 1000 करोड़ की रिकवरी होगी एट अ टाइम, क्योंकि एसबीआई के पास ये एक्सपर्टीज नहीं है कि वो टर्न अराउंड करेंगे इसको, बिजनेस को, लेकिन जेएम फाइनेंशियल के पास वो एक्सपर्टीज है। इसीलिए उन्होंने अपने 1000 करोड़ आज के दिन में एसबीआई को दे दिए, इस उम्मीद में कि आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इस कंपनी को हम 2000 करोड़ में या 3000 करोड़ में बेच देंगे। अब ये बिजनेस भी एसेट हैवी बिजनेस है, क्योंकि आपने पहले ही अपनी जो एसेट्स है ना, अपनी बैलेंस शीट पे जो कैश पड़ा है वो आपने एसबीआई को दे दिया, और जो आपने टर्न अराउंड किया ना उसमें 2 साल 3 साल लग जाएंगे।
तो इतने दिन आपको जो पैसा आपने एसबीआई को दिया था वो रिटर्न नहीं कमा रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं आ रही। इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी इस तरीके के बिजनेस में भी बहुत अच्छी नहीं होती। इसीलिए मैनेजमेंट ने प्लान किया है कि इस बिजनेस सेगमेंट को भी वो आहिस्ता 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 रन डाउन करेंगे। अगले 3-4 साल में उम्मीद है कि इनकी ये वाली बिजनेस सेगमेंट भी कंप्लीटली रन डाउन हो जाएगी, जहां पर हमको उम्मीद है कि इनकी बैलेंस शीट पे 1000 करोड़ के आसपास का कैश आ सकता है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये 3 तरीके से लोन देते हैं मोटा मोटा अगर हम बात करें तो। पहला लोन तो इन्होंने दे दिया होलसेल लोन्स, ठीक है, बहुत रिस्की है, इसको रन डाउन कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, अगले 2-3 साल में बंद कर देंगे। उसके बाद ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी चलाते हैं, जहां पर ये स्ट्रेस्ड एसेट्स चलाते हैं, इसको भी ये रन डाउन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बैलेंस शीट हैवी बिजनेस है। तीसरा बिजनेस सेगमेंट है इनका रिटेल लोन्स का, रिटेल मोर्टगेज का, जहां पर ये अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स दे रहे हैं। इस सेगमेंट को ये रन डाउन नहीं कर रहे, इसको बल्कि उम्मीद है कि ये 20-25% से अगले 3-4 साल तक ग्रो करेंगे। अब तीसरे टाइप की बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, न्यू बिजनेसेस, नए बिजनेसेस, जहां पर जेएम फाइनेंशियल आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो रहा है। इसमें सबसे पहला तो आता है वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस। इन दोनों बिजनेसेस के बारे में मैंने आपको जो मैंने नुवामा वाली वीडियो बनाई थी 361 नुवामा और आनंद राठी में कंपैरिजन किया था, वहां पर की थी। बहुत 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 अच्छा बिजनेस सेगमेंट है। मुझे ये बिजनेस सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड इज वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जिस तरीके से आप, हम और बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा बैंक की एफडी से निकालकर म्यूचुअल फंड में एसआईपीज कर रहे हैं, जो ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट इज द फ्यूचर। सेक्टर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में आज के दिन में जेएम फाइनेंशियल्स का जो एयूएम है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। बहुत ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू, अगर पीएस की बात करूं, मैं नुवामा की बात करूं, 361 या आनंद राठी की बात करूं, बट इट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली और हेल्दी ग्रोथ नजर आ रही है। यहां पर इस साल ऑलमोस्ट 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस सेगमेंट से दिखाया। उसके बाद कंपनी ने एसेट मैनेजमेंट का काम शुरू किया है, यानी म्यूचुअल फंड्स बनाना, टीएमएस बनाना, एआईएफ बनाना, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स बनाना। यहां पर सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, यहां पर आप फी इनकम नहीं कमाएंगे, आप रिकरिंग इनकम कमाएंगे और रिकरिंग इनकम इज मच मच सुपीरियर इन कंपैरिजन टू फी इनकम। इस बात के बारे में मैंने नुवामा वाली वीडियो में भी की थी, है ना। रिकरिंग इनकम क्यों ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि देखिए जब शेयर मार्केट नीचे जा रही है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का तो काम कम हो जाएगा क्योंकि आईपीओ आने कम हो गए, मर्जर्स एक्विजिशंस कम हो गए। लेकिन जो आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी म्यूचुअल फंड की जो एसआईपीज हैं उनको कम नहीं करते, उनमें उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। तो इन जैसे प्लेयर्स को, जो वेल्थ मैनेजर प्लेयर्स हैं और एसेट मैनेजमेंट प्लेयर्स हैं, उनके पास रिकरिंग इनकम इन टाइम्स ऑफ बेयर मार्केट आल्सो कंटिन्यूज। इसीलिए इस तरीके की इनकम बहुत 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 ज्यादा पसंद आती है मार्केट को भी, और इस तरीके के स्टॉक्स को इसीलिए कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशंस मिलते हैं। अभी एसेट मैनेजमेंट का जो इनका बिजनेस है वो नया बिजनेस है, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के आसपास की इनकी एयूएम है, जो अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन ये सेगमेंट बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट आज के दिन में एसेट मैनेजमेंट का सेगमेंट है फॉर जेएम फाइनेंशियल्स। शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज में भी कंपनी बैठी है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट में और जो वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेसेस है ना, इनके ऊपर कंपनी पिछले 3 साल से लगातार खर्चा कर रही है। खर्चा कैसे कर रही है, जो बैलेंस शीट हैवी बिजनेसेस थे वहां से जो पैसा बैलेंस शीट के ऊपर आ रहा था उसको ये इन्वेस्ट कर रहे थे अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में और एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस में। नई नई ब्रांचेस खोल रहे थे, सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्चा कर रहे थे। उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, रिसोर्सेज को अपने पास रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिसोर्स मैनेजर्स को ज्यादा पैसे देकर अट्रैक्ट किया जाता है, हर कंपनी दूसरी कंपनी से पोचिंग करती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में फ्रंट लोडिंग ऑफ खर्चा हो चुका है, यानी पिछले 2-3 साल में जो खर्चा हो रहा है उसका अभी रिटर्न दिखना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 साल में उसका बेनिफिट नजर आएगा, जहां पर खर्चा उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा लेकिन जो प्रॉफिट है वो कहीं ज्यादा बेटर स्पीड से ग्रो करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन सी बिजनेस सेगमेंट्स हैं, कौन सी सेगमेंट्स बंद हो रही हैं, कौन सी सेगमेंट चालू हो रही हैं, कौन सी नई सेगमेंट्स हैं, कौन सी पुरानी जो ट्रेडिशनल सेगमेंट्स हैं वो अच्छा कर रही हैं। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए अगर मैं सम करूं तो कंपनी जो होलसेल लेंडिंग का काम है और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसे बंद कर रही है। अगले 2-3 साल में इसको कंपनी टोटली बंद कर देगी। इसकी वजह से जो कैश आएगा वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी अपने न्यू बिजनेसेस में,
वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट के ऊपर, जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं ज्यादा बेटर होता है। बैलेंस शीट आपकी लाइट होगी, हैवी बैलेंस शीट नहीं रहेगी। इस बात को इस चीज से भी समझ सकते हो कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन और होलसेल मोर्टगेज है ना, उसके अंदर जो कैपिटल इन्फ्यूजन थी ना, वो लगभग 55% से 60% ऑफ द कंपनीज कैपिटल थी। यानी कंपनी ने 50% से भी ज्यादा अपना पैसा सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर और होलसेल लेंडिंग के ऊपर लगा रखा था, जिनके रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत पुअर थी। और जो इनके अच्छे परफॉर्मिंग बिजनेस थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस था और कैपिटल मार्केट के बिजनेसेस थे, वहां पर कोई पैसा लगाया ही नहीं जा रहा था। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के ओवरऑल रिटर्न मैट्रिक्स इंप्रूव होंगे बैलेंस शीट पे जैसे जैसे कैश आएगा। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। आज के दिन में कंपनी का मार्केट कैप है वो 13,400 करोड़ के आसपास का है। कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर 5,200 करोड़ के आसपास का कैश है। ठीक है, इसके अलावा 3,000 करोड़ के आसपास का कैश हमें अगले 2-3 साल में आता हुआ नजर आ जाएगा। क्यों आता हुआ नजर आ जाएगा, मैंने आपको समझाया। जैसे ही इनका एसेट रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस कम होगा, वहां से 1,000 करोड़ के आसपास आ जाएंगे। और जैसे जैसे जो इनकी होलसेल रिटेल लेंडिंग की बुक को कम होंगी, वहां से इनके पास 2 से 3,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो 3,000 करोड़ रुपए मान के चलते हैं, और 5,000 करोड़ इनके पास ऑलरेडी पड़े हैं, तो 8,000 करोड़ इनके पास, कंपनी के पास कैश पड़ा है, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और 13,500 करोड़ के आसपास इनकी मार्केट कैप आज के दिन में। यानी आज के दिन में ये कंपनी हमें लगभग 6,000 करोड़ के आसपास मिल रही है। ठीक है, अब 6,000 करोड़ में हमको क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो हमको कैपिटल मार्केट का बिजनेस मिल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस है। 2025 में इन्होंने 300 करोड़ का पैट कमाया है इस सेगमेंट से। 300 करोड़ का जो पैट है, उसको हम कितनी पीई दें, सवाल ये उठता है। जो इसके पीयर्स हैं, उनको बुल मार्केट में लगभग 25 से 30x का पीई मिलता है। जो बेयर मार्केट में इनको लगभग 15 से 20 का पीई तो मिल जाता है। ठीक है, हम बिल्कुल कंजर्वेटिव हो जाते हैं और इस कंपनी को लेट्स से 12x का पीई देते हैं। 300 करोड़ का प्रॉफिट इनटू 12x, यानी कितना हुआ? लगभग 3,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल मार्केट के बिजनेस को मिलना चाहिए। उसके अलावा जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो आज के दिन में 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, जो नुवामा है, 361 है, आनंद राठी है, उनको लगभग 25 से 30x के आसपास का पीई मल्टीपल तो मिलता ही मिलता है। यहां पर अगेन हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि जेएम फाइनेंशियल्स को सिर्फ 15x का मल्टीपल मिलेगा। यानी जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो 15 इंटू 130 करोड़, वो हो गया लगभग 2,000 करोड़ के आसपास। तो जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो 2,000 करोड़ का होना चाहिए। जो इनका कैपिटल मार्केट का बिजनेस है वो 3,500 करोड़ का होना चाहिए। दोनों बिजनेसेस को मिला दिया तो 5,500 करोड़ का बिजनेस हो गया। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग का बिजनेस है। अगेन बिजनेस बुरा नहीं है ये, ठीक है। यहां पर जो इनके पीयर्स हैं, जो आवास हो गया, होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर्स हो गया, एप्टस हो गया, उनको 3x से लेकर 5x का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलता है। यहां पर फिर से हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं और 2x का प्राइस टू बुक मल्टीपल देते हैं यहां पर कंपनी को। तो यानी 800 करोड़ की जो इनकी बुक वैल्यू है आज के दिन में, इंटू 2 विच इज अराउंड 1,500 करोड़। 1,500 करोड़ के आसपास का इनका हो गया बिजनेस, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का बिजनेस है। 5,500 करोड़ का पहले हो गया था, प्लस 1,500 करोड़ कितना हो गया? 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ हो गया। उसके अलावा इनका एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, जो आज के दिन में लॉस मेकिंग है, लेकिन इस तरीके के बिजनेस को अच्छा ट्रैक्शन मिलता है जब ये पॉजिटिव हो जाता है, जब ये लॉस मेकिंग नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन ये बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा। चलो 500 करोड़ दे दिए इसको, बहुत कम है, मानता हूं बहुत कम है, लेकिन 500 करोड़ दे दिए। उसके बाद प्राइवेट मार्केट का बिजनेस है, जिसको भी 500 करोड़ रुपए दे दिए, तो 1,000 करोड़ के ये बिजनेस हो गए। उससे पहले कितने? 7,000 करोड़ के बिजनेस थे, तो टोटल कितना हो गया? 8,000 करोड़। मेरे हिसाब से आज के दिन में फेयर वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी शुड बी 8,000 करोड़। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस कंपनी को इतनी कंजर्वेटिव आपने 8,000 करोड़ क्यों दिए? वो इसीलिए दिए हैं क्योंकि जब कोई ऐसा बिजनेस होता है ना, जिसमें बहुत सारी बिजनेस सेगमेंट्स होती हैं, तो मार्केट उसको उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं देती। ठीक है, आज के दिन में कंपनी की मार्केट कैप 6,000 करोड़ के आसपास है, अगर हम कैश को हटा देते हैं तो। और मेरे हिसाब से जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो 8,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। और अगर हम सपोज कीजिए कि बहुत सारी सेगमेंट है, उसका भी डिस्काउंट कर देते हैं, तो 7,000 करोड़ का तो बिजनेस होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। और फ्यूचर में अगर हम देखते हैं, अगर 3 इयर्स डाउन द लाइन देखते हैं, जब इनका एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा,
जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो ज्यादा अच्छा करने लग जाएगा और 3 साल डाउन द लाइन हो सकता है बुल मार्केट आ जाए, जिसकी वजह से इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के शायद 500 करोड़ भी हो सकता है और उसको जो वैल्यूएशन है वो शायद 20x की भी मिल सकती है। तो उस समय अगर मैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी शेयर इन्वेस्टर का कहीं ना कहीं पैसा बना सकती है, अगर ये उस तरीके से परफॉर्म करेगी जिस तरीके से मैनेजमेंट क्लेम कर रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए शेयर मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, किसी भी चीज की गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैल्यूएशंस जितनी करने में अच्छी लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं और एक्साइटिंग लगती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे प्ले आउट नहीं होती। इसीलिए बहुत निटी-ग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है वैल्यूएशंस की। आप सिर्फ चीजों को ओवरऑल देखिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आज के दिन में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी के अंदर है, which brings us to the risk and challenges that this company might face in the future। सबसे बड़ा जो रिस्क इस कंपनी के अंदर है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये सेक्टर और ये कंपनी आज के दिन में एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। सिक्लिकल इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो बिजनेस है ना, वो आज के दिन में इनका सबसे बड़ा कैश काउ है। 300 करोड़ का पैट इनका सिर्फ इन्वेस्टमेंट बिजनेस से आता है। वो बिजनेस डिपेंड करता है कि आज के दिन में शेयर मार्केट बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है। अगर आज के दिन में बेयर मार्केट आ जाती है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कैश काउ बिजनेस है ना, वो डीग्रो करने लग जाएगा। यानी बेरिश मार्केट आने की वजह से कंपनी के अंदर भी बेरिश टर्न आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यानी जब शेयर मार्केट गिरने लग जाएगी, ये शेयर भी गिरने लग जाएगा और मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के शेयर कहीं ज्यादा गिरते हैं इन कंपैरिजन टू अदर शेयर्स। बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि नए आईपीओज आते रहते हैं, QIPs आते रहते हैं, इनकी इनकम बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आती है, इनकी इनकम कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, लॉस मेकिंग भी हो जाते हैं बिजनेसेस। और अगर ऐसा हुआ और बेयर मार्केट तो ऑलरेडी चल रही है, तो इस शेयर की पिटाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को गांठ मार लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस शेयर को मैंने आज खरीद लिया, इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी लग रही है और अब ये बस सिर्फ पैसा बनाएगा, ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर ही जाता जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर शेयर मार्केट में सेंटीमेंट्स खराब होते हैं तो ये शेयर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए आप लोग। हाँ, बुलिश मार्केट में आपको सेंटीमेंट्स अगेन ऊपर नजर आएंगे। सपोज दीजिए मार्केट 10% जा रही है तो इस तरीके के शेयर 20%, 25% अल्फा जनरेट करेंगे। रिस्क नंबर 2, कैपिटल मिस एलोकेशन। ये मैनेजमेंट है ना, इस पे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैनेजमेंट ना ट्रेंड के हिसाब से चलती है, मोमेंटम के हिसाब से चलती है। जिस इंडस्ट्री में ज्यादा मोमेंटम लग रहा है ना, वहां की तरफ भाग लेती है। आज के दिन में वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट के अंदर जा रहे हैं क्योंकि दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन। 2017 में इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस में एंटर किया क्योंकि छोटी छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा था उस समय पर। 2008 के अंदर इन्होंने रियल एस्टेट कंपनीज को लोन देने शुरू कर दिए हैं। कितनी बड़ी गलती थी। हाँ, मैंने प्रेस्टीज वाली वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे 2004 से लेकर 2008 तक बहुत बड़ा रन था रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, और जेम फाइनेंशियल की मैनेजमेंट भी पिघल गई और उधर चल पड़ी जहां पर इनके पास एक्सपर्टीज नहीं थी। आज के दिन में होलसेल जो मोर्टगेज का बिजनेस है, उनको ये रन डाउन करना पड़ रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करने की बजाय नई बिजनेस सेगमेंट्स में एंटर करने की कोशिश की। बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी इन दिस कंपनी। एक ऐसी मैनेजमेंट जो मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए अपने बिजनेसेस को डिसाइड करती है। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी बिजनेस के अंदर? तीसरा रिस्क, ARC बिजनेस, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का इनका बिजनेस है ना, वहां पर प्रोविजनिंग मुझे तो समझ में नहीं आती। वहां पर यह समझ में नहीं आता कि जो आपने खराब एसेट लिया है ना, उसको आप कितना अच्छा टर्न अराउंड करके बेच सकते हो। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई सरप्राइज फ्यूचर में आ सकता है। सरप्राइज का मतलब शायद मैनेजमेंट 500,000 करोड़ के नुकसान की बात करे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बहुत बड़ा रिस्क होगा। इस तरीके के सेगमेंट को एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप और मैं बैठकर नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है फ्यूचर के अंदर। फोर्थ रिस्क आई थिंक जो इनकी नई बिजनेस सेगमेंट है वो है जो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है। यहाँ पर अभी मैनेजमेंट ने अपनी एक्सपर्टीज को प्रूव नहीं किया है और उसके अलावा ये जो सेगमेंट्स है ना,
यहाँ पर बहुत सारी नई कंपनीज एंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। कंपटीशन का सबसे बड़ा नुकसान है रिसोर्सेज के ऊपर। जो रिसोर्स मैनेजर्स हैं ना इन कंपनीज के अंदर, वो बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि डिमांड चारों तरफ से उनके लिए, और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। आज के दिन में जितनी वेल्थ मैनेजर्स इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को चाहिए ना, उतने अवेलेबल नहीं है। तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है इस कंपटीशन की वजह से। मुझे नहीं पता इस कंपटीशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर भी नजर बना के रखिएगा फ्यूचर के अंदर। चलिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।